ऑफ यूनिट सेल, सॉलिड के एक छोटे से पार्ट को यूनिट सेल कहते हैं और उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। और उसमें लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि उसमें जो एटम्स पाए जाते हैं, तीन तरह का लैटिस हम पढ़ेंगे, तीन तरह का यूनिट सेल आपने बताया था। कौन कौन थे जो इंपॉर्टेंट है? सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। ये तीनों लैटिस के बारे में पढ़ेंगे और पता करेंगे कि इसमें कितने एटम्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो उसमें पहला जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ एटम्स निकालना इन तीनों के लिए। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि एटम कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बताइए सिंपल क्यूबिक में एटम्स केवल कहाँ मौजूद होते हैं? कॉर्नर्स पे। ठीक है, और बीसीसी में आप जानते हो एक सेंटर पे रहेगा और एफसीसी यानी फेस पे रहेगा और 6 फेस होते हैं टोटल। ये तो पता चल गया। और एटम जहां उपस्थित होते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जहां प्रेजेंट होते हैं उस पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, पहली बात ये भी पूछ सकता है कितने लैटिस पॉइंट होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि लैटिस पॉइंट कितने होते हैं अगर इनमें, तो सिंपल क्यूबिक में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 जगह उपस्थित है। अच्छा, बीसीसी में 8 कॉर्नर प्लस 1 सेंटर पे यानी 9, और इसमें 8 प्लस 6 कौन है तुम्हारा? फेस, तो 14 लैटिस पॉइंट। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? वो ये है कि अगर यहाँ पे एटम उपस्थित है और शेप ऑफ एटम आप जानते हो कैसा होता है एटम का शेप? स्फेरिकल। मतलब ये जब पूरा क्लोज हो जाए तो एक स्फेयर बन जाएगा, थोड़ा भी ओपन रहा तो स्फेयर नहीं बनता। ठीक है, तो स्फेयर बनने के लिए पूरा क्लोज होना चाहिए। तो हम यही चीज यहाँ एनालाइज करते हैं कि अगर ये क्यूब के कॉर्नर्स पे हैं, यूनिट सेल इसको कहते हैं, ये क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम उपस्थित हैं, तो ये एक एटम का कितना पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? पूरा तो एक एटम नहीं है क्योंकि ये क्लोज तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये कितना पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है? 1/8। ये इंपॉर्टेंट बात है जो लास्ट क्लास में हमने 1/8 पार्ट करता है। और अगर सेंटर पे है तो कंप्लीट एक एटम, और अगर फेस पे है तो है ना, 2 क्यूब को मिलाएंगे तो एक एटम बन जाएगा यानी 1/2, यानी हाफ पार्ट एक एटम का कंट्रीब्यूट करेगा। और इसी के आधार पे हमने निकाला था कि देखो जी 8 कॉर्नर्स है तो कितने एटम होंगे इसमें? भाई 8 कॉर्नर्स है टोटल और एक के पास कितना है? 1/8। तो इसको कैंसिल आउट किया तो टोटल एटम्स कितना निकला था? 1। बीसीसी के लिए निकालोगे तो भाई कॉर्नर्स के कितने हो गए? एक एटम और एक कौन? सेंटर का, तो टोटल 2। और अगर इसकी बात करोगे तो कॉर्नर्स का तो एक आप निकाल चुके हैं। बताइए 6 फेस हैं, कितने फेस हैं? 6, और एक फेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? हाफ। तो इसको आप कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ जाएगा? 1 + 3 कितना आ जाएगा? 4। तो 4 एटम्स पाए जाते हैं किसमें? 4, यानी सबसे ज्यादा एटम्स किस में पाए जाते हैं? एफसीसी में। यानी कि आप समझ लो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी? जिसके पास सबसे ज्यादा एटम होंगे, किसकी होगी? एफसीसी की। ये सब हम एनालाइज करेंगे। तो इसी टॉपिक में हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे जी? एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। उसमें जो पहला टॉपिक तो आप लोग कर चुके हो, क्या पढ़ चुके हो? पहला टॉपिक बताओ, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम जिसको हम जेड से हमेशा डिनोट किया करेंगे। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि सिंपल क्यूबिक में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? सिंपल क्यूबिक, तो जेड की वैल्यू 1 होती है फॉर सिंपल क्यूबिक। जेड की वैल्यू क्या होगी फॉर बीसीसी? बताइए, 2 होगी। और जेड की वैल्यू क्या होगी फॉर एफसीसी? बताइए कोई दिक्कत? एक बार 2023 में, है ना, 2 साल पहले ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जेईई मेन में पूछा हुआ था कि इनमें क्या होते हैं। अब तो खैर हट गया ये चैप्टर, तो कोई बात ही नहीं है। अभी हम सिर्फ एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका सीबीएसई बोर्ड और जेईई नीट दोनों से ये चैप्टर को हटा दिया गया। ठीक है, तो पहला एनालिसिस हुआ नंबर ऑफ एटम्स। दूसरा लिखिए, क्योंकि आप जानते हो कि एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो अगर स्फेयर बन रहा है तो बताइए रेडियस बनेगा ना उसका कुछ तो रेडियस होगा, तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हो। और ये स्फेयर कौन है? एटम का शेप है। किसका शेप है? एटम का। तो एक एटम का जो शेप है वो कैसा होता है? स्फेरिकल। तो उसका हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम तीनों के लिए करेंगे, यही तीनों आपको सिलेबस में पढ़ना है। सिंपल क्यूबिक के लिए रेडियस निकालेंगे, बीसीसी के लिए निकालेंगे और एफसीसी के लिए निकालेंगे।
कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना। और साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है जी, पता है आप लोगों को? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई स्क्वायर। इस बात का भी आज यूज करेंगे, तो आप चाहो तो ये बातें लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है जी? 4/3 पाई आर क्यूब। खैर इन बातों को हम बाद में भी यूज करेंगे तो वहां पे बता दूंगा। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? तो दूसरा टर्म लिखो, आज हम जो सीख रहे हैं, हम रेडियस निकालना की कोशिश कर रहे हैं। किसका? एक एटम का। तो लिखो रेडियस ऑफ एन एटम, रेडियस ऑफ एन एटम। और आपको तीन चीज का पढ़ना है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। शुरुआत करते हैं पहले से। तो फर्स्ट लिखो इसमें, फर्स्ट केस रेडियस हम निकाल रहे हैं, लेकिन किसके लिए? फॉर सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख भी दिया करता हूं, सिंपल क्यूबिक ऐसे, ठीक है। तो आप खुद ही बताइए कि इसमें एटम कहां प्रेजेंट होते हैं, कहां पाए जाते हैं जी एटम्स? सिर्फ कॉर्नर्स पे। और एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 जगह ये प्रेजेंट होंगे। इसीलिए लैटिस पॉइंट हमने 8 बोला था, क्योंकि लैटिस पॉइंट वो पॉइंट है जहां की एटम पाए जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक का, हम रेडियस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहां तक पहले लिखिए आप। ठीक है, तो हमने एक क्यूब बनाया और इसमें एटम को कहां प्रेजेंट किया? कॉर्नर्स पे, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक में केवल एटम्स कहां होते हैं प्रेजेंट? कॉर्नर्स पे। और इसका एज लेंथ को हमने मान लिया, लेट इसका एज लेंथ क्या है? ए, क्यूब का, क्योंकि यूनिट सेल क्यूब शेप का होता है। अब हम बात कर रहे हैं, तो बताओ एक एटम कैसा था? स्फेरिकल शेप का। तो आप इस तरह से स्फेरिक बना सकते हो। और ये एटम बी है, तो बी का भी स्फेयर बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम लोग दोनों स्फेयर को बना लेते हैं। तो अगर जब आप दोनों स्फेयर को बना रहे हो और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, इस तरह से। तो बताइए, इसके रेडियस को ए मान लिया मैंने, और इसके रेडियस को क्या मानोगे? ये सॉरी, रेडियस को आर से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हमने आर मान लिया और दूसरे वाले भी रेडियस को आर मान लिया। बताओ ए बी का डिस्टेंस कितना है? ए बी का टोटल डिस्टेंस कितना कहलाएगा? आर प्लस आर कहलाएगा, दैट इज 2r। कोई दिक्कत? अच्छा, ए बी को एज लेंथ के टर्म में कितना बोल सकते हैं? ए बोल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं। दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर देंगे, तो इक्वेट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। तो इसका मतलब 2r इक्वल टू क्या लिखोगे? ए। तो रेडियस की वैल्यू एज लेंथ के टर्म में आ गई, कितनी आएगी? ए बाई। यानी आपको समझ में आया कि सिंपल क्यूबिक में जब भी आपको रेडियस पूछेगा तो एज लेंथ का कितना होगा? हाफ होगा। ये है आपका पूछा जाता है एग्जाम में, और इसी पे सवाल आएंगे जो हम बाद में करते हैं, पहले तो फॉर्मूला डिराइव करना सीखो। तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी a/2 इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक। अब हम दूसरा निकालते हैं, सेकंड केस फॉर एफसीसी। सेकंड केस लिखिए फॉर एफसीसी। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? एफसीसी में बताइए एटम कहां कहां उपस्थित होते हैं? आपको पता है ना, एक तो कॉर्नर पे और एक यहाँ फेस पे भी होंगे, ठीक है। तो जब आपका एटम फेस पे भी उपस्थित होगा तो देखिए, मतलब आप समझ गए ना, एक तो यहाँ फेस पे होगा, यहाँ कॉर्नर पे और यहाँ कॉर्नर पे। तो हम इस लाइन को मिलाएंगे, इस लाइन को, ठीक है। ये ब्लू लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये ब्लू लाइन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स होंगे ना बाबू, एक एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम, ये जो एटम्स होंगे उपस्थित यहाँ पे, ये आपस में नजदीक होंगे, तो इसको मिलाने पर एक लाइन तो मिल रहा है, ठीक है। और आपको इसका एज लेंथ भी पता है ए, ठीक है। इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए यहां तक पहले तो आप, तो आप ड्रॉ कर लो। अगर दिक्कत हो तो थोड़ा बिगर डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं, हो सकता है उतना छोटा ना दिख रहा हो। मैं बोल रहा हूं यहाँ एफसीसी में एक फेस पे होगा और कॉर्नर पे होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये आप जान रहे हो स्फेयर होते हैं ऐसे, ज्यादा बड़ा बन गया, और ये है ना।
और रेडियस किसको कहते हैं जी? यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा, ये भी रेडियस कहलाएगा, और ये इस स्फीयर का रेडियस कहलाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं ये स्फीयर, ये जो एटम है इसका आर हो गया डिस्टेंस, ये वाला आर, और इधर भी तो आर ही कहलाएगा, और ये इस स्फीयर का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? आर। यानी कि अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी, तो मैं आपसे पूछूं कि ए सी का वैल्यू बताइए कितना होगा, आर के टर्म में बताइए। देखिए आर आर कितना टाइम आर हो गया जी? 4 आर। कोई दिक्कत किसी को इसमें? और एज लेंथ आपको पता है ए, तो कितने बच्चे ऐसे हो जो इसका लेंथ निकाल सकते हो, एसी का, ए के टर्म में? निकालिए जरा खुद से आप लोग। हाँ सही है, निकाल दो, पहले पढ़ तो लो। देखिए आपको पता है एज लेंथ कितना है क्यूब का जी? ए। इसका लेंथ क्या मानेंगे आप? ए मानेंगे, यहां से यहां तक का लेंथ, ज्यादा नहीं बनाते नहीं तो गंदा हो जाएगा। ए होगा, ये लेंथ क्या होगा बाबू? ए होगा। तो हमको एसी का लेंथ निकालना है, यही ना निकालना है। मैं यहाँ ट्रायंगल के फॉर्म में बनाऊं तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है? ये एज लेंथ है, ये भी है, और आपको पता है क्यूब के सारे एज कितने एंगल पे होते हैं जी? लग नहीं रहा है लेकिन 90 होता है, क्योंकि वो सभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है? ये 2 डायमेंशनल होने के कारण ऐसा दिख रहा है। 3 डायमेंशन में सब क्यूब देखे हो ना घर में? क्यूब में देखो सारे एक्सेस एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ 90 डिग्री पे है, तो लगा लो राइट हैंड, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम कहते हो इसको। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है? ए बी का वैल्यू कितना? ए स्क्वायर, और ए सी का वैल्यू ए स्क्वायर, ये पूरा कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। और अगर इसको हम ए सी कर लें तो ये रूट अंडर आ जाएगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर। इसको अगर 2a, ए सी की वैल्यू ये आएगी रूट 2a, सबका यही आया ना? चेक कर लो, ठीक है? और ये तो हो गया एज लेंथ के टर्म में, और एसी का वैल्यू मैंने ऊपर लिख रखा है किस टर्म में जी? किस टर्म में? रेडियस के टर्म में। क्या इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। इक्वेट कर दो दोनों को, तो बताओ इससे क्या मिलेगा आपको? बताइए, यहाँ पे इधर कर देता हूँ इक्वेट, तो बताइए 4r इक्वल टू कितना मिलेगा? 2a। ये दोनों बराबर हो गए ना? 2a। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू कितनी आएगी? 4 नीचे डिवाइड कर सकते हो, इस 4 को और कैसे लिख सकते हो बताओ? रूट को हम कैंसिल करना चाह रहे हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू रूट, ऐसा लिख सकते हैं 2 बार, और ये कैंसिल हो जाएगा रूट से रूट, तो क्या बचेगा? r इक्वल टू a बाई 2 रूट 2। क्या सबका ये वैल्यू आया? चेक करो। तो रेडियस का जो वैल्यू होगा इन केस ऑफ एफसीसी वो क्या होगा? a बाई 2 रूट 2। तो ये आंसर आएगा, ये रेडियस होगा फॉर एफसीसी। आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि कौन सा लैटिस का रेडियस आपको निकालना है, ठीक है? तो आप वही फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अगर एफसीसी के लिए बोला तो ये लगाएंगे, अगर सिंपल क्यूबिक के लिए बोला तो क्या लगाएंगे? a बाई 2, अभी पढ़े थे। तो यहां तक आप राइट डाउन कर लो। कोई डाउट है किसी को इसमें? तो देखिए बीसीसी में आपको पता है कि एटम कहां कहां उपस्थित होंगे? पहला कॉर्नर्स पे, दूसरा सेंटर पे, और फिर एक कॉर्नर्स पे। तो इसी पॉइंट को हमने मिलाया। अब बोलोगे यहाँ क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि फेस पे तो होता नहीं है, फेस पे एफसीसी में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ मिलाया। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं। अब हम एज लेंथ हमको पता है, एज लेंथ कितना है जी क्यूब का? ए है ना? तो हम इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जब तक ट्रायंगल नहीं बनाओगे साइड निकलेगा नहीं, तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या ये ट्रायंगल बन रहा है? ए बी ये सी बन रहा है क्या? नहीं ट्रायंगल बन रहा है अभी। तो एक काम करो, इस पॉइंट को ऐसे मिला लो, ठीक है? और इसको मान लो डी, ठीक है? अब चेक करो, ए सी डी एक ट्रायंगल है, ठीक है? तो आप इसका AC का वैल्यू अब आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बताओ? CD का वैल्यू कितना होगा एज लेंथ के टर्म में? C और D का, ये क्यूब का एज लेंथ है तो इसकी वैल्यू A के बराबर होगी, किसी को दिक्कत नहीं। और मुझे बताओ AD की वैल्यू कितनी होगी? अभी वहां निकाले हैं, देखो बाबू,
अच्छा नहीं तो आप एक काम करो, इसको सी लिख लो ताकि उससे मैच करेगा ना, इसको डी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो चलो ए सी की वैल्यू कितनी होगी, आप इस एंगल से निकालोगे तो ये √2a आएगा, क्योंकि ये ए है और ये भी ए है तो ये √2a आएगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये ट्रायंगल कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ए सी डी इस तरह का कुछ है। अब बताइए कि यहां पे जब आपको निकालना हो राइट एंगल ट्रायंगल तो एडी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, मुझे एडी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो, सब 90 डिग्री पे है तो ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ये लिखूंगा, हाँ कि ना। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं जी, आपको पता है ना हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो पता ही होगा। ठीक, अब एसी की वैल्यू कितनी है बताओ, वहां रखो √2a इसका स्क्वायर प्लस सीडी की वैल्यू कितनी है, देखो सीडी की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐड करो कितना आएगा, ये 2a स्क्वायर आएगा और ये कितना आएगा ए स्क्वायर, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3a स्क्वायर। ये एडी स्क्वायर की वैल्यू है, तो एडी की वैल्यू कितनी होगी भाई, इसका रूट अंडर कर दो, √3a ये आ जाएगी किसकी वैल्यू, एडी की। ठीक है, 4r आएगी, देखिए ना, एक आर ये पूरा सर्कल है तो 2r और ये r, तो मतलब कि इसमें भी तुम्हारा 4 हो जाएंगे और ये 4r के बराबर आ जाएगा, कौन, एडी। अब एक बात बताओ, यहाँ भी एडी और यहाँ भी एडी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड को इक्वेट करो, तो इक्वेट करने पे मुझे क्या वैल्यू मिलेगा बताइए, 4r इक्वल टू हम लिख सकते हैं √3a, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/4a। ये किसका रेडियस हमने निकाला बताइए, बीसीसी का, तो याद रखिएगा बीसीसी का रेडियस कितना होगा √3/4a, ए मतलब एज लेंथ, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। अच्छा एफसीसी का रेडियस कितना होगा जी, एफसीसी का कितना होगा a/2√2, और सिंपल क्यूबिक का रेडियस कितना होगा, सिंपल क्यूबिक अभी निकाला था, रेडियस होता है a/2, तो तीनों रेडियस याद हुआ, तीनों पे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं, लिख लीजिए पहले यहां तक, लिखो सब क्वेश्चन सोच के रखो। देखो रेडियस गोल्ड का दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का 21 नंबर क्वेश्चन पे जाएगा, मिल जाएगा आपको, रेडियस का वैल्यू दे रखा है और हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा जी, नैनो को रिमूव करोगे क्या आएगा, नैनो को हटाओ 10⁹ मीटर में लिख लेते हैं। ठीक है, एफसीसी लैटिस बोल रहा है, इसका मतलब रेडियस कितना होगा, रेडियस इक्वल टू आप जानते हो ना फॉर्मूला, बोलो a/2√2, तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें किसका वैल्यू आपको निकालना है ए का, तो क्या लिखोगे 2√2r। ठीक है, और सबका तो वैल्यू पता है, √2 का वैल्यू कितना होता है 414, और रेडियस तो रहा सामने देखो 0.144 इंटू 10⁻⁹ इतना आ जाएगा मीटर में। ठीक है, बाकी आप नैनोमीटर में भी चाहो तो नैनोमीटर में आंसर कर सकते हो, मतलब इसको नहीं लोगे तो ये नैनोमीटर में आएगा, और क्या, इसको हटा दिया तो ये वैल्यू क्या रहेगा नैनोमीटर में, स्टिल नैनोमीटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, नैनोमीटर में आंसर भी दिख सकते हो, तो ए का वैल्यू रहने दो, नैनोमीटर में निकालो, रहने दो। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो ना, बताओ आंसर कितना आएगा, 0.43, इतना काफी है, 407 इतना नैनोमीटर आएगा एज लेंथ, चेक कर लीजिए सब लोग, समझ में आया सवाल कैसे आएगा। अब यही क्वेश्चन को पूछ देता बीसीसी के लिए, तो अगर बीसीसी के लिए पूछेगा तो क्या चेंज करेंगे बोलो, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, रेडियस का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे √3 और भाई है, तो क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा, अगर सिंपल क्यूबिक पूछ दिया तो और सिंपल है, बस 2r करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बता दो। इस तरह से समझ में आया कि रेडियस पे सवाल कैसे आएंगे, बस आपको केवल रेडियस हर यूनिट सेल का याद रखना होगा, या फिर निकालने का भी तरीका बता दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी।
थर्ड एनालिसिस है पैकिंग इफिशिएंसी। लिखिए इसका डेफिनेशन, टोटल परसेंटेज स्पेस occupied by the total percentage space occupied by the atoms in a crystal solid। फिर से मिला लो, टोटल परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन अ क्रिस्टल सॉलिड इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी को क्या लिख सकते हैं, लिखो पीई, शॉर्ट में लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और चूंकि इफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 100 से। तो ये भी आप लिख लो, ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे पैकिंग इफिशिएंसी निकालने के दौरान, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, दो बातें मैं पूछना चाह रहा हूं। यहाँ पे एटम मैंने वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है, एटम का शेप कैसा होता है जी, स्फेरिकल। तो यहाँ पे स्फेयर भी बोल सकते हो उसकी जगह, तो आप ये भी लिख लो एटम या स्फेयर। और आपको सबका वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है जी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इसका हम यूज करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं। अच्छा, एक क्यूब यानी सॉलिड है, इसके अंदर जितने एटम्स हैं, ठीक है, जितना प्रतिशत ये भरा हुआ है, मैं क्या कह रहा हूं देखो सुनो, ये जैसे एक क्यूब है और इसके अंदर एटम्स उपस्थित हैं। अब जितने एटम मिला के ये एटम जितना प्रतिशत जगह घेरेगा, इसमें मान लो 70% घेरा, तो 70% भाग में एटम उपस्थित है, बाकी जगह खाली है, ठीक है। तो इसकी इफिशिएंसी कितने प्रतिशत होगी, 70%। यानी कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया इन एटम्स के द्वारा, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल स्पेस, वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वही क्या कहलाएगा, उसका पैकिंग इफिशिएंसी। लेकिन टोटल वॉल्यूम क्या था, ये यूनिट सेल का वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल यूनिट सेल का शेप क्या होता है, यूनिट सेल का शेप कैसा होता है, क्यूब शेप का होता है। क्यूब का एज लेंथ हमने कितना माना है, ए। तो आप क्या यूनिट सेल का वॉल्यूम नहीं बता सकते हो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बताइए कितना होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। भाई हम जानते हैं इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर है, ए क्यूब के बराबर। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना। तो ये दो बातें मैं यूज करूंगा जब सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी तीनों के लिए हम क्या निकालना सीखेंगे, पैकिंग इफिशिएंसी। तीनों में ये बताएंगे कि कितना प्रतिशत भाग एटम के द्वारा भरा गया है और कितना जगह खाली है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो लिख लीजिए आप यहाँ पहले ये बात तो लिख लो। क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बताइए, आप पहले पढ़ चुके हो ना, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एटम्स को हम जेड से डिनोट करेंगे, तो जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1। और क्यूब का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो स्फेयर का वॉल्यूम आपको पता है कि नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करें, चलिए यूज करते हैं। पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू, बताइए वॉल्यूम निकालना है किसका, टोटल नंबर ऑफ एटम्स का। एक बात बताओ, सिंपल क्यूबिक में कितने एटम्स हैं जी, टोटल एटम एक है, और एक एटम का कितना स्पेस, कितना वॉल्यूम होगा, कितना ऑक्यूपाई करेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इतना ही ना वॉल्यूम होगा। एक स्फीयर का वॉल्यूम लिखा और टोटल कितने स्फीयर है मेरे पास, एक। उस स्फीयर को आप एटम भी कह सकते हो। तो एटम का वॉल्यूम कितना, इतना, और कितने एटम है, एक, तो एक से मल्टीप्लाई कर लिया। ये तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द एटम हो गया। और लेकिन टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, ये तो पता है, देखो टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बस एक काम करना होगा, आप एक काम करो, ये रेडियस में है, ये ए में है,
ए को कन्वर्ट कर सकते हो रेडियस में, अभी करना सीखा है। रेडियस किसकी बात चल रही है? सिंपल क्यूबिक। एक बात बताओ, रेडियस फॉर सिंपल क्यूबिक आप कितना पढ़े हो? a/2 पढ़े हैं, ठीक। हमको a का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ r, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r। तो क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं। और देखिए हमें aq का वैल्यू चाहिए, तो इसको भी q कर लो। तो q कर लेंगे तो इसका भी वैल्यू q हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा aq का वैल्यू बताइए? 8r क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पुट कर दीजिएगा, कैंसिल आउट होकर पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी। और एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। वहां किए थे, ठीक है। तो आप ये AQ का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और बताइए PE के वैल्यू कितना प्रतिशत आई। अब आपको सॉल्व कर सकते हो। पाई का वैल्यू तो पता है ना, कितना रखेंगे जी? 3.14 ये होता है पाई की वैल्यू। तो लिख लीजिए और निकालिए इसको। हाँ जी, देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है। AQ का वैल्यू कितना? 8RQ। ये हमने पुट कर दिया 8RQ। इसमें कोई दिक्कत? ये ऊपर से मैंने लिख दिया जी 4/3, 3 को नीचे कर दिया, और पाई RQ और 8RQ। और क्या है जी? 100। इधर लिख लो 100 जो है, ठीक। कौन कौन कैंसिल आउट हो जाएगा? RQ से RQ कैंसिल आउट, 4 से ये कटेगा 2, तो कितना आ जाएगा जी? पाई/6 इंटू 100। ये आ गया पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा सुनिए, पाई/6 को आप सॉल्व कर लीजिएगा 3.14 रख के, वैल्यू आप जानते हो पाई का इतना आता है। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सब लोग का आ रहा होगा 52.4% अप्रोक्सीमेट, इतना प्रतिशत आएगा। चेक कर लीजिए जी, आ रहा है ये वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में हम पूछे एटम कितना जगह ऑक्यूपाई करके रखता है, कितना प्रतिशत जगह भर के रखता है, कितना परसेंट? 52.4%। अब इसी तरह से हम निकालते हैं BCC में कितना भर के रखता है, ठीक है। तो निकालो सेकंड केस फॉर BCC। सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं फॉर BCC। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे BCC में? नंबर ऑफ एटम्स, एटम की संख्या कितनी होती है BCC में? पता है ना आप लोग को? बोलो कितने होते हैं, सब लोग बताइए। तो पढ़े हो ना जी, पीछे रिवाइज करके आया करो। 2 आज ही तो क्लास में कर रहे थे, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में 1, लेकिन BCC में 2 और FCC में 4। चलिए अब निकालिए पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करते हैं। बताओ एक स्फीयर का, एक एटम का वॉल्यूम कितना जी? 4/3 पाई RQ। लेकिन मेरे पास टोटल एटम कितने होते हैं BCC में? तो इसका गुना नहीं कर देंगे क्योंकि 2 एटम है। बोलिए कोई दिक्कत? पैकिंग एफिशिएंसी। और नीचे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम तो हमें पता है कितना जी? AQ। और चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। अब आप बताओ इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? A को किस पे चेंज करना होगा? R में, रेडियस में। तो कर सकते हैं, अभी पढ़े थे ना BCC के लिए। बोलो रेडियस इक्वल टू क्या पढ़े हो? बोलो √3/4a। यही ना पढ़े हो जी? पढ़े हो ना BCC के लिए? देखो कॉपी खोल के देख सकते हो, ये हमने पढ़ा है। अब बताइए A इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलिए तो A इक्वल टू, अरे 4 को इधर भेज दो, 4RQ √3। अब इसका क्यूब कर लो A का, तो क्या आएगा? 4/3 रूट का क्यूब। अच्छा अगर ये पूरा क्यूब कर लें तो डायरेक्ट बताओ तो वैल्यू कितना आएगा? ये आ जाएगा 64। और ये R का तो क्यूब रहेगा, ठीक है। इसका क्यूब कितना आएगा? √3 का क्यूब 3√3। अरे 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या ही है। इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और एक बार और मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा? 3 इसमें क्या कंफ्यूजन है? 2 बार किया 3 और एक और √3, तो ये आ जाएगा 64/3√3RQ। किसका वैल्यू आया बाबू? AQ का फॉर BCC। यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे तो कैंसिल आउट होके वैल्यू आ जाएगा। चलिए ये वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और बताइए पैकिंग एफिशिएंसी कितना आएगा। अच्छा बिना निकाले बताओ
कि सिंपल क्यूबिक से ज्यादा आएगा या कम आएगा? बता सकते हो? क्यों ज्यादा आएगा? हाँ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा है भाई। 2 एटम है तो 2 वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा, दुगना मतलब इससे तो ज्यादा होगा, और इसमें एक ही एटम था इसलिए। आ रहा बात समझ में? चलो अब आप निकालिए, देखिएगा वैल्यू आपकी 52 से ज्यादा ही आएगी, और निकाल के बताइए कितना आएगी। तो फिर हैंड काय फोल्ड किए हुए बनाओ इसको। हाँ, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए क्यू के जगह। ये हमने पुट किया, इसमें जो कैंसिल हो रहा काटिए, आर क्यू तो कट गया, ठीक है। और क्या कैंसिल होगा? ये 2 और 8 होगा ना, इसको काटो, ये 8 टाइम्स कटेगा, ठीक। और ये 3 कट जाएगा बाबू, ठीक है। √3 बचेगा, √3 बचेगा, तो √3 ऊपर चला गया, बताइए पाई √3 8 आया। और बगल में क्या 100 भी रहेगा, 100 को भी मत छोड़ो, 100। और इसको पाई के जगह क्या वैल्यू पुट करोगे? 3.14। 3.14 √3 का वैल्यू क्या होता है बोलो? ठीक है, ये सब √2 √3 का वैल्यू कम से कम याद रखना, ठीक है। और 8 और इंटू 100, जब आप इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा ये आपको 68% देगा भाई। निकाल लीजिए, आ रहा होगा। तो देखो सिंपल क्यूबिक से इसका वैल्यू ज्यादा आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा थे तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। उसी तरह से बिना निकाले क्या एफसीसी की वैल्यू बता सकते हो? इन दोनों से ग्रेटर होगी या स्मॉलर होगी? ग्रेटर होगी। क्यों ग्रेटर होगी? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो निकाल लीजिए। लास्ट थर्ड केस करते हैं हम लोग फॉर एफसीसी। एफसीसी में आपको इतना तो पता ही है, क्या पता है जी? कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। लिखिए नंबर ऑफ एटम्स यानी जेड की वैल्यू 4। अब बताओ नंबर ऑफ एटम्स 4 है तो हम इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं पैकिंग इफिशिएंसी को। क्या लिखेंगे फॉर्मूला बताइए आप ही लोग? एक वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम कितना होता है जी? 4/3 पाई आर क्यू। किसका वॉल्यूम? एटम का या स्फेयर का। लेकिन स्फेयर है कितने या एटम है कितने? कितने टोटल? 4 है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। एक का इतना, 4 का कितना हो जाएगा जी? इससे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये वॉल्यूम यूनिट के सेल का कितना होता है? एक क्यू, और इंटू 100। ये निकल गया पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसको आपको यही ना काम करना है जी कि ए को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियस में। कर सकते हैं? बताइए एफसीसी का रेडियस क्या होता है ए के टर्म में? ये तो बड़ा आसान है, a/2√2। तो a इक्वल टू क्या लिखोगे? 2√2r। तो a क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे? 2√2r का क्यूब। तो बताइए कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? जल्दी से बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? सब लोग मल्टीप्लाई करके बताइए। अरे भाई इसका 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा। 8 आया। 2 का क्यूब। आइए इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक आएगा, और √2 आएगा। तो लास्ट में आएगा और √2 कर लो। तो 16/16 सॉरी 16√2 आर क्यूब। ये वैल्यू आया सबका ए क्यू का, चेक कीजिए। और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो आंसर नहीं आ जाएगा? तो निकालिए और बताइए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी इस वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे तो। ठीक है, बाकी इतना मल्टीप्लाई कर लो तो। हाँ देखिए ए क्यू के जगह ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब कैंसिल आउट कीजिए, ये तो 4/4 होगा, ये 16 कट गया। फिर और क्या कटेगा जी? आर क्यू कट जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा? पाई तो ऊपर ही रह जाएगा, और ये 3√2 तो ऊपर जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 3√2 इंटू 100। ये 3 नीचे नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो 3√2 100, इन सब का वैल्यू पुट कीजिए। आपको कितना परसेंट आ रहा है? 74%। आप चाहो तो थोड़ा और लिख सकते हो इसको, वैल्यू में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू पाई का वैल्यू 3.14 पुट कीजिए। 3 तो ठीक है, √2 का वैल्यू 1.414 इंटू 100। इन सबको सॉल्व कीजिएगा
तो आपका वैल्यू आ जाएगा 74%। ये है पैकिंग एफिशिएंसी किसके लिए? एफसीसी। तो एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा होते हैं। और कितना होगा वो? 74%। कोई दिक्कत किसी को? तो आपसे ऑब्जेक्टिव में यही पूछ लेगा कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी, है ना? बताइए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी बुक का यही पूछा है कि कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक। कितना होगा सिंपल क्यूबिक का? बताइए सिंपल क्यूबिक का कितना होगा? अभी तो क्या था 52.4%। बीसीसी का कितना होगा? 68% और एफसीसी का 74%। कोई डाउट नहीं ना? अब देखो पहले जब नीट जेई में सब चैप्टर पूछे जाते थे तो ये पूछा था आपसे क्वेश्चन कि ये पूछा था फाइंड द परसेंटेज वैकेंट स्पेस इन बीसीसी, ये पूछा गया था जी। बताइए बीसीसी में वैकेंट स्पेस कितना होगा? 4 ऑप्शन दिया गया था लेकिन आप डायरेक्ट बताओ पहले, मैं ऑप्शन नहीं तो दे दूंगा। फाइंड द परसेंटेज वैकेंट स्पेस इन बीसीसी। बीसीसी में कितनी जगह खाली हुई? बोलो। इतना जरूरत नहीं था टाइम। अरे आप बताओ, एक लैटिस लिए, ठीक है, सॉलिड। अब बीसीसी में कितना प्रतिशत भरता है? 68%। तो खाली कितना रहेगा? 32%। ये ऑप्शन में भी दिया होता कि आपको ए ऑप्शन दे दिया 32%, बी ऑप्शन दे दिया 74%, सी 26%, डी कुछ दे दिया और क्या 52% या जो भी है। तो किसको टिक करोगे? क्योंकि खाली जगह पूछ रहा है तो टोटल स्पेस में से घटा दो जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया 68%। तो 100 माइनस 68 करेंगे कितना आएगा? 32%। इतना जगह खाली होगा। ये कौन सा जगह है जी? वैकेंट स्पेस, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज तुमसे, अगर मान लो यही क्वेश्चन बदल दिया मैंने, एफसीसी बीसीसी की जगह एफसीसी कर दिया, किसमें? तो कितना परसेंट खाली होगा? हाँ 100 में 74% भरा हुआ है तो जगह कितनी खाली है? 20 से। तो ये सब नहीं बन जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड में ये सब पूछे जाएंगे, ठीक है। अब समझ गया क्वेश्चन कैसे पूछेगा? एक तो डायरेक्टली पूछ लेगा आपको कितना प्रतिशत है भरा हुआ, जो निकालने आपको आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू याद रखिए। दूसरा, इसको उल्टा तरीके से अपोजिट ये पूछ सकता है कि इसमें कितना स्पेस फ्री है या एम्प्टी है या फिर वैकेंट है, कितनी जगह खाली है। आ रहा बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत पैकिंग एफिशिएंसी निकालने तक? नहीं ना? तो नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं। फोर्थ लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो जितने स्फीयर टच कर रहे हैं किसको? सेंट्रल एटम को, वही क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एक एटम का शेप कैसा होता है जी? स्फेरिकल होता है ना, ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है। मान लो अब ये तुम्हारा सेंट्रल एटम है, वो बता देगा कि कौन है सेंट्रल। ये सेंट्रल एटम है तो बताओ इसको कितने स्फीयर टच कर रहे हैं? 1 2 2 ही टच कर रहे हैं ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2। तो इस तरह से आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आएगा। लेकिन आपको तो 3 ही आइटम का निकालना है। किसका किसका? सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी का। तो मैं अगर बात करूं फर्स्ट केस फॉर बीसीसी, तो आप बताओ बीसीसी का आप बता सकते हो कैसे? देखो बीसीसी की बात करें तो बताइए कि कॉर्नर्स पे एटम होते हैं। कितने कॉर्नर्स पे होते हैं? 8 कॉर्नर्स पे। और एक सेंटर में एटम होता है। इस सेंटर वाला एटम सबको टच कर रहा है, ठीक है। तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा? भाई जो सेंटर में होगा सबको टच करेगा ना, सबसे इक्वल दूरी पे होगा। तो यहाँ पे बीसीसी के लिए अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। और आप इतना जानते हो कि एफसीसी का क्या होगा? इससे ज्यादा ही होगा ना, नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। तो एफसीसी के लिए आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि 2 डायमेंशन उसको दिखाया नहीं जा सकता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। कितना होता है जी? 12। सिंपल क्यूबिक का इससे कम होता है, लिख लीजिए सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है। ये फर्स्ट केस। तो ये दो चीज को दिखाना पॉसिबल नहीं है
क्योंकि 3 डायमेंशनल डायग्राम है, तो आप ये वैल्यू चाहो तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। फिर भी बीसीसी का थोड़ा रियलाइज कर सकते हो, क्योंकि सेंटर में है और 8 कॉर्नर में है, तो 8 को टच कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन में कितना 8, और इससे ज्यादा इसका होता है 12, और सबसे कम किसका होता है सिंपल क्यूबिक का, उसकी वैल्यू कितनी होगी 6। तो ये आप लिख लीजिए। देखिए हम लोग एनालिसिस किए थे यूनिट सेल का, और उसमें कितने वैल्यू निकाले थे। पहला वैल्यू क्या निकाले थे, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। बताइए सिंपल क्यूबिक में कितने एटम आए थे, 1। और बीसीसी में सब बताओ इधर ध्यान दो, हाँ कितना आएगा 2। और एफसीसी में 4। दूसरा टर्म क्या निकाले थे, रेडियस। चलिए बताइए, ये सब सब ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पे रेडियस कितना था इसका, a/2। इसका रेडियस क्या था, बोलिए √3 a/4। और इसका रेडियस लास्ट वाले का a/2 √2। आइए उसके बाद इसके क्या निकाले थे, पैकिंग इफिशियंसी। बताइए इसका पैकिंग इफिशियंसी कितना आया था, 52.4%। इसका पैकिंग इफिशियंसी 68%, इसका 74%, सबसे ज्यादा। और लास्ट आइए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 6। बिना देखे बताओ, इधर देखो ये कितना होगा 8, और ये कितना होगा 12। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, अरे परसेंटेज ज्यादा है, एटम ज्यादा है, तो थोड़ा सा टचिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा। बाकी ये रेडियस है। ये आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इन लिस्ट से बार बार पूछेगा, तो आप चाहो तो इसको लिख लो। यही सब समरी में हम एक जगह आपको करके लिखवा देंगे, किससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं ना, ये राइट डाउन कर लीजिए।